जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपना सीटेट के लिए पेपर सेकंड जो होता है, उसमें 60 मार्क्स का आपका एसएसटी पूछा जाता है। इस एसएसटी सब्जेक्ट के लिए हम लोग आज से अपनी लगातार प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम तक करते रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ शामिल किया है। साथ के साथ आपको इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जानते हैं एसएसटी 60 मार्क्स का आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बुक हो, ज्योग्राफी की बुक हो या आपकी पॉलिटी की बुक हो। तो उन सभी बुक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः रखी गई थी। कितनी एज शादी के लिए रखी गई यहाँ बताया गया। कब? 1929 में। कब की बात है ये? 1929 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ 4 ऑप्शन है, 17 तथा 15। एक है यहाँ पर 20 एंड 18, एक है 18 और 16, एक है 21 और 18। तो यहाँ जो शादी की एज रखी गई थी, ये एज रखी गई थी आपकी ऑप्शन नंबर 3, 18 और 16 ये रखी गई थी। इसको शारदा अधिनियम भी हम लोग कह देते हैं। और इसके बाद इसमें 2006 में परिवर्तन कर दिया और 2006 में ये एज बढ़ा करके गर्ल्स के लिए कर दी गई थी 18 वर्ष, और वहीं पुरुष यानी कि बॉयज के लिए कर दी गई थी आपकी 21 ईयर्स। 20 वर्ष याद रखिएगा, 21 वर्ष कर दी गई थी आपकी बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए ये कर दिया गया था 18 ईयर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट्स और इनके प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ के साथ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप 9808347403, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके इन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ के साथ आपको एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट्स, ईवीएस के नोट्स ये भी मिल जाएंगे। मैथ्स एंड ईवीएस के प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको कुछ भी अगर इनमें से चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी पीडीएफ और नोट्स को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम लोग चलेंगे। नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन 2 गारो हिल्स, ऑप्शन 3 मालाबार हिल्स, ऑप्शन 4 सुलेमान और किरथर हिल्स। तो इसमें जो सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे हमें, ये मिले थे ऑप्शन नंबर 4 सुलेमान और किरथर की हिल्स से। ये मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया भी था, और साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने क्या किया था, भेड़ बकरी मवेशी पालना भी स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था, भेड़ बकरी मवेशी पालना इन्होंने क्या कर दिया था, मवेशी पालन भी इन्होंने शुरू कर दिया था, पालना इन्होंने शुरू कर दिया था। याद रखिएगा, इतना भी आपको इनके बारे में याद रखना है। इस क्वेश्चन में ये भी याद रखिएगा, गेहूं और जो फसल के साथ साथ इन्होंने भेड़ बकरी और मवेशी पालना भी स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? ये एक कृति है, तो हमें किसके बारे में जानकारी देती है? सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, ऑप्शन 2 राजाओं और रानियों के बारे में, ऑप्शन 3 विद्वानों और कवियों के बारे में, ऑप्शन 4 साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। तो यहाँ पर जो पेरियापुरम जो है ये एक तमिल की कृति है, तमिल की कृति है, और किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तब चोल वंश का शासन था। किसका? चोल वंश का शासन था। याद रखिएगा, किनका शासन था उस समय पर? चोल वंश का शासन था, चोल वंश, चोल वंश का। और चोल वंश का अगर जो राज चला, तो ये याद रखिएगा ये कब से कब तक इनका रहा था, ये आप लोग याद रखिएगा। इनका जो राजवंश चला, ये आप लोग याद रखिएगा
9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चला। कब? 9वीं से 13 शताब्दी के बीच इनका शासन रहा। किनका? चोल का शासन रहा था। और ये एक तमिल की कृति है, आपको इतना भी इस क्वेश्चन में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे अभिकथन और कारण दे रखे हैं। ये क्वेश्चन 4 हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा पहला अभिकथन है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। यह अभिकथन हमें यहां पर दे दिया गया है। अब आ जाते हैं कारण पर। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो देखिए अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं कि ऑप्शन जो इसमें अभिकथन जो दे रखा है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये कांग्रेस के बड़े नेता थे, बट इसने ये बोल दिया कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये यहां पर गलत हो गया, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? ये 3 बार अध्यक्ष रहे थे। सबसे पहले में ये अध्यक्ष बने 1886 में, फिर अध्यक्ष बने 1889 में, और फिर ये अंतिम अध्यक्ष बने 1906 में। यानी कि 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रॉन्ग। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर ए होगा वो रॉन्ग है, जहां जहां ऑप्शन ए रॉन्ग होगा वो ऑप्शन राइट है। देखिए दोनों सही है, रॉन्ग हो गया, दोनों सही है, रॉन्ग हो गया, दोनों सही है, ए सही है, तो ये भी रॉन्ग। यानी ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 1889 एंड 906 में ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गिवन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी? कौन सी पुस्तक? स्त्री पुरुष तुलना। जब मैं आप लोगों को हिस्ट्री करा रहा था तो हिस्ट्री में ये चैप्टर मैंने कराया था और ये बुक मैंने स्पेशली वहां लिखी थी कि इस बुक के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये लास्ट ईयर जो जनवरी 24 में हमारा पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन हमारा ये आया था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई। और ताराबाई शिंदे की शिक्षा के बारे में पूछा जाता है कि इनकी शिक्षा कहां पर पूरी हुई। तो इनकी जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, इन्होंने शिक्षा पूना से प्राप्त की थी। और अगर इस बुक के बारे में पूछ लिया जाए कि इस बुक के में उन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने इस बुक में स्त्री पुरुष जो भेदभाव होता है, स्त्री पुरुष जो भेदभाव होता है, इस भेदभाव की इन्होंने यहां पर क्या की है? आलोचना की है। इसकी क्या की है? इस बुक में आलोचना की है। किसकी? स्त्री पुरुष भेदभाव की इस बुक में इन्होंने आलोचना की है। तो याद रखिएगा, स्त्री पुरुष तुलना ये ताराबाई शिंदे की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। इसे हमें इसमें से जो हमारा उपयुक्त कारण हो उसको आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं कि पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ी लोग ही रेल मार्गों को बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 3, पहाड़ महाक्षतयत हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। देखिए पहाड़ों पर रेल रूट बनाना, रेल मार्ग बनाना ये आसान तो नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बट इसे हम एक बार पढ़कर देख लेते हैं कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। यस, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर गिवन है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? हमारे वायुमंडल में कौन सी 2 गैसें अधिकांश हैं? ओजोन एंड हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में जो दो सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं, जिनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ये गैसें हैं हमारी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वहीं मात्रा अगर पूछ ली जाए तो नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है 78%, वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 21%। बाकी की अन्य गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें भी दो मुख्य गैसें हमारी पाई जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा और पाई जाती है तीसरे नंबर की गैस, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है ये हमारी आर्गन पाई जाती है। और आर्गन गैस का जो परसेंटेज होता है ये होता है 0.93%। हमारे वायुमंडल में जो आर्गन पाई जाती है ये पाई जाती है 0.93%। और वहीं इसके बाद अगर बात कर ले हम लोग CO2 की, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है ये पाई जाती है हमारी 0.039%। कितनी पाई जाती है? 0.039% हमारी यहाँ पर कार्बन गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आर्गन से आता है, 0.93% आपकी आर्गन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? किस विचार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था? व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म से छुटकारा पाया जा सकता है, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, और ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म परिणाम है। इस पर क्या उठाना शुरू कर दिया था? सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 1 बनेगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। किस में बांटा है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो यहां अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा, हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जेम्स मिल ने 1817 में कौन सी पुस्तक लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी। इसको मैंने हाईलाइट भी किया था जब मैं वीडियो बता रहा था, तो इसको मैंने हाईलाइट भी किया था। तो कब लिखी? 1817 में। और इन्होंने उस पुस्तक को 3 भागों में प्रकाशित किया। कितने भागों में? 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने भारतीय कालों को 3 भागों में बांटा, ये बात भी यहां पर सही है, लेकिन इन 3 भागों के जो नाम दे रखे हैं ये यहां पर रॉन्ग दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? रॉन्ग दे रखे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो देखिए ए गलत, ये सही हो गया, दोनों सही, ये गलत हो गया, दोनों गलत, ये सही हो गया। ए सही है किंतु बी गलत है, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात समझिए आप लोग, आप कहोगे सर 3 कालों में बांटा, अगर ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक नहीं था तो क्या था? तो ये इन्होंने जो बांटा था इसको, ये था आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। पहला था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में बांटा था इन्होंने। कितने में बांटा था? इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा था। इस इतिहास को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इन्होंने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पवन कैसे बहती है? आप लोग बता सकते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है। ये तो हम लोग जानते हैं, साइंस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वायु कैसे गति करती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब वायु क्षेत्र की ओर गति करती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है, सहायता करता है। तो देखिए, संसाधनों की खपत को घटाना, निम्नलिखित कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर दे रखा है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो इसके राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं होगा, सी राइट हो जाएगा और डी भी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा ये ए सी डी बनेगा। तो देखिए, ए बी डी है, ए बी सी है, बी सी डी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो गया ए सी डी। यानी कि क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें अभिकथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, अभिकथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कैसी होती है? समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर जो हमारा अभिकथन गिवन है ये भी राइट हो जाएगा और जो रीजन दे रखा है ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इतना याद रखिएगा। तो देखिए, ए गलत है, ऑप्शन रॉन्ग, दोनों सही हैं, आर एक ही व्याख्या करता है। तो यहाँ इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब आ जाते हैं हम इसके ऑप्शन नंबर 3 पर के। देखिए, दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें दे रखा है अभिकथन और निष्कर्ष, हमें यहाँ पर गिवन है, अभिकथन और निष्कर्ष यहाँ पर दे रखे हैं कि देखिए, 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा के लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्य में बांटा गया। तो एक कथन की बात की जाए, ये कथन जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्या 1960 में क्या किया था, जो मुंबई थी, द्विभाषी जो प्रांत था, उसको मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया था। वहीं बात करें इसके कारण की कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर हुआ था। जो लोग पंजाबी बोलते थे वो पंजाब में रह गए, और जो हिंदी और जो हरियाणवी बोलते थे उनके लिए हरियाणा राज्य बनाया गया था। तो 2 राज्य ये बनाए गए थे 1960 में और 2 बनाए गए थे 1966 में। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। बट आप लोग देख सकते हो कि आर जो है वो सही व्याख्या एक ही नहीं करता है, दोनों गलत, दोनों सही बट व्याख्या करता है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। दोनों सही हैं किंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन जो किया गया था ये आंध्र प्रदेश का किया गया था, आंध्र प्रदेश का किया गया था। और आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था ये याद रखिएगा आप लोग, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है कि जो 2 कथन दे रखे हैं इन पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि देखिए, 1770 में बंगाल एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। ये मेरी बुक आप जानते हैं, जो जिन लोगों ने मेरी हिस्ट्री की वीडियो देखी है, जिन्होंने मतलब मेरी एसएसटी की वीडियो देखी होंगी, आपको पता है कि क्वेश्चन हूबहू मेरी वीडियो से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में अपनी में, और मेरी छोटी छोटी वीडियो है, 40-40, 50-50 मिनट की। मैंने हिस्ट्री की 6 वीडियो, 5 या 6 ही मेरी ज्योग्राफी की और 3 पॉलिटिक, इस 12-14 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको एसएसटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वहां मैंने करा रखा है
तो दोनों ही ऑप्शन की बात की जाए तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए भी सही है और बी भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 पर आने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं, ईवीएस सब्जेक्ट के, एसएसटी सब्जेक्ट के, और आप साइंस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, तो ईवीएस के नोट्स इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। ईवीएस, एसएसटी, ईवीएस, एसएसटी और साइंस के नोट्स आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे ईवीएस के लिए, मैथ्स के लिए एंड यहाँ पर एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ये सब कुछ हमसे ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा गिवन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। क्या करना है, कथन का चयन करना है। ये हमें यहां से बताना है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, वह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो ये पूछे गए, देखिए बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, ये ऑप्शन भी राइट है हमारा। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये ऑप्शन भी राइट है। और इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो हमारा बी सी डी तीन ऑप्शन यहाँ हमारे राइट हो जाएंगे। तो तीन ऑप्शन किसमें है, हमारे तीनों ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है कि कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए तथा बी को हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ए तथा बी को हमें क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। कि देखिए वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा ऑप्शन करें कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था जब हमारी हिस्ट्री क्लास चल रही थी कि जो वेद समाज था, वेद समाज आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित था, आर्य समाज से नहीं था, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और इसकी स्थापना 1864 को मद्रास या कभी कभी ऑप्शन में आपको चेन्नई दे दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में चेन्नई देखने के लिए मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहां पर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है और ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। तो ए गलत है, रॉन्ग हो गया, दोनों सही रॉन्ग हो गया, दोनों गलत रॉन्ग हो गया, ए सही है किंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा गिवन है कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, आप जानते हो, क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे व्यक्ति से जल के द्वारा, वायु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाती हैं, ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है, ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है। जन्मजात बीमारियां कहते हैं, आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, संचारी बीमारियां कहते हैं एंड उपार्जित बीमारियां कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 19 की बात की जाए कि ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, वायु इत्यादि के द्वारा फैलती हैं, ऐसी बीमारी को हम लोग संचारी बीमारी कहते हैं। ऐसी बीमारियां क्या कहलाती हैं, संचारी बीमारियां कहलाती हैं। हमारी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, हैजा देख सकते हैं, हैजा देख सकते हैं, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, ये सभी ऐसी बीमारियों के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, सर्दी हो गया, जो नॉर्मल सर्दी होती है, नॉर्मल सर्दी की बात की जाए, नॉर्मल सर्दी जो हो जाती है, ये सभी
इसी टाइप की बीमारियों के अंतर्गत आती हैं, संचारी बीमारियों के अंतर्गत ये आ जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहां पर गिवन है 20 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है कि जो अभिकथन हमारा दे रखा है, अभिकथन जो है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ये मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को पता रखा है कि महालवारी बंदोबस्त जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और वहीं इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कब शुरू किया गया था, तो 1822 में ये शुरू किया गया था। याद रखिएगा 1822 में ये शुरू किया गया था, आपको इसमें इतना याद रखना है। वहीं देखें इसमें कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को, ना कि जमींदार को। तो यहां हम बात करें तो देखिए ए ऑप्शन भी राइट है और हमारा जो कारण गिवन है ये भी यहां पर हमारा राइट है। बट ऑप्शन नंबर ए की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर जो रीजन है ये नहीं करता, तो इसलिए यहां पर ए गलत है, रॉन्ग हो गया। दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, नहीं व्याख्या नहीं करता, ये ए सही है, आर गलत है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आ जाते हैं हम अगले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी वीडियो में बार बार मैंने बताया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने ये बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही नहीं है, वो ऑप्शन हमें बताना है। कि देखिए HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सैंडर्स नाम के व्यक्ति की इन्होंने हत्या की थी। हत्या के पीछे का कारण क्या था कि सैंडर्स जो है ये वही पुलिस ऑफिसर था, सैंडर्स वही पुलिस ऑफिसर था जिसने लाला लाजपत राय के सर पर लाठी मारी थी। तो इसी वजह से HSRA के जो सदस्य थे, भगत सिंह की टीम ने इनकी हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। जी हां, इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3, 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। जी हां, 1928 में ही इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। और ऑप्शन बी की बात करें, डी की बात करें कि 1928, ये तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, बट यहां दे दिया पंजाब के अमृतसर में। इसकी स्थापना पंजाब के अमृतसर में नहीं हुई थी, बल्कि दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। तो 4 ऑप्शन में से रॉन्ग हमसे पूछा गया था। देखिए नहीं, नहीं वाले प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से करना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा रॉन्ग आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो रॉन्ग है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 की तरफ चलते हैं। 22 की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश यानी पर्सन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। कौन? भारत और बांग्लादेश। जी हाँ, बिल्कुल है। ये पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। किसको? इसकी वृद्धि को बल प्रदान करने का जो सही रीजन है वो क्या है? सही रीजन क्या है? तो देखिए, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इससे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इससे निम्न तापमान, देखिए उच्च तापमान जब हमारा राइट ऑप्शन है तो निम्न तापमान यहां पर क्या होगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हमारा यहां पर ये रॉन्ग हमारा हो जाएगा। इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। तो यहाँ पर हमारे ए, बी और डी ऑप्शन राइट हैं। तो ए, बी और डी यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ये राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
राइट ऑप्शन बन जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जूट को क्या कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर पूछे किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और इसमें अग्रणी देश की बात की जाए, उत्पादक इसके कौन है, तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश जूट के अच्छे उत्पादक देशों में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ गिवन है कि अभिकथन जो है तथा आर को ध्यान से पढ़ें। ये हमें ध्यान से पढ़ना है, जो भी फिर दे रखा होगा वो यहाँ पर हमें बताना है। ये देखिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा ये। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो आप जानते हैं कि आगरा में इनके द्वारा ही, आप जानते हैं शाहजहां के द्वारा ही आप आगरा में क्या बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो बात की जाए, ए गलत है तो रॉन्ग हो गया, तो ए और दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 23, इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 24 नंबर के क्वेश्चन पर, कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो मान लीजिए ये आपका एक ग्लोब है, ये ग्लोब है। ये बात की जाए तो ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री की रेखा होती है। तो यहाँ जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। एक प्रश्न और बन जाता है कि टोटल अक्षांशीय रेखा कितनी है? तो देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 90 रेखाएं हैं, इसके नीचे 90 रेखा है। तो टोटल बात की जाए 90 और +1, तो अगर बात की जाए तो ये 181 हो जाती हैं। कितनी? 181 हो जाती हैं। अगर इसमें हम विषुवत को काउंट ना करें, क्वेश्चन कई प्रकार से इससे देखने के लिए मिल जाता है। टोटल अक्षांशीय रेखा पूछी जाए तो 181। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अगर हम विषुवत को काउंट ना करें, अगर हम विषुवत रेखा को काउंट ना करें तो इनकी संख्या हो जाएगी 180। कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन को और घुमा देता है कि अगर हम ध्रुवों को काउंट ना करें, तो ध्रुवों को अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 179। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 179 इनकी संख्या हो जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं भी हम इनको कहते हैं। तो ये किस लिए है, ये किस रूप में उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये हमारे ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए नहीं, सुंदर बनाने के लिए नहीं, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या करती हैं? ये पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए क्या करती हैं? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए इस उद्देश्य को ये पूरा करती हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी में मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका ज्योग्राफी से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बात करें कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। ये जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार यानी अनाज भंडार इसको कहा जा सकता है। एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? दुनिया का अन्न भंडार भी कहते हैं। याद रखिए, प्रेयरी जो है इसको दुनिया का अनाज भंडार भी कहते हैं। और ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की समशीतोष्ण में उगने वाली घास है। ये क्या है? एक समशीतोष्ण में उगने वाली ये घास है। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? दुनिया का अन्न भंडार भी इनको कहा जाता है। याद रखिएगा, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का हमें क्या करना है? चुनाव करना है। सहायक परिस्थितियां जो हैं ये हमें यहाँ पर चुननी है। तो यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, रॉन्ग ऑप्शन है। प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। जी हाँ, खेती के लिए परिश्रमी होना आवश्यक है।
कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। यहाँ जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर कृषि की नई नई वैज्ञानिक विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो बी और सी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु के पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखने में मदद करती है? तो चांद का गुरुत्वाकर्षण जी नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी हाँ, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी के चट्टानों पर महासागर, तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? संसाधन बनाती है, तो वस्तु की खोज जी नहीं, शुद्धिकरण जी नहीं, निष्कर्षण जी नहीं, उपयोगिता जी हाँ, उपयोगिता उसको क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 28, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? भौगोलिक सामीप्य के कारण जी नहीं, धार्मिक समानता के कारण जी हाँ, समान भोजन के कारण जी हाँ, और भाषाई समानता के कारण जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी हमारे राइट ऑप्शन होंगे। तो बी सी डी, इसमें ए है, इसमें डी नहीं है, बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राइट होना चाहिए। इन विद्या विशेषों के अंतः संबंध हैं, जी हाँ, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 30 क्वेश्चन दे रखा है। 30 क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों को ए तथा बी पर विचार करना है। किस पर? ए तथा बी पर आपको क्या करना है? विचार करना है। कि देखिए, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? ऑप्शन बी, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। तो तथ्यात्मक ज्ञान की जांच, ये सत्ता दल के सदस्य होना, ये तथ्यात्मक, इसमें तथ्य तो वाली कुछ बात है नहीं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। वहीं ऑप्शन डी देखें कि ए और बी दोनों संकलात्मक प्रश्न है, तो ये बात की जाए ऑप्शन बी की, तो ये संकलात्मक प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता। ए तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी संकलात्मक ज्ञान की। ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये संकलात्मक तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी जो है ये तथ्यात्मक है, ये तथ्य वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन बी, ए संकलात्मक ज्ञान है और बी क्या है? तथ्य वाला हमारा क्वेश्चन है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा बन जाएगा। अब इसके साथ साथ हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर, सॉरी 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? ये जो स्रोत दे रखे हैं ये कौन सा इनमें से सही है स्रोतों के बारे में? तो देखिए, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। जी हाँ, स्रोत जो है वो ठोस प्रकृति के पाए जाते हैं। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी रॉन्ग है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बारे में ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ए और डी, ए एंड डी यहाँ पर राइट आंसर हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 शुरू करने से पहले अगर आप ईवीएस, एसएसटी एंड साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नोट्स आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट पेपर के लिए ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। सेकंड पेपर के लिए आप एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी इस नंबर पर मैसेज करके हमसे ले सकते हैं।
और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 32 की बात की जाए तो 32 हमें गिवन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किसके लिए? एक दृढ़ राजतंत्र का विकास करने के लिए किसका? सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किसका? दृढ़ राजतंत्र का क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। ऑप्शन सॉरी लोकतंत्र का विकास करने के लिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हाँ, हमारा राजतंत्र सही है। ये याद रखिएगा, इसमें 1 2 3 जब दिए गए हैं मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया, इसमें सीरियल अलग दे दिया गया था, तो याद रखिए ये थोड़ा सा हमने रॉन्ग कर दिया। हमने थर्ड, देखिए यही मिस्टेक आप मत करना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बार बार मैं एक चीज आपको यही समझा रहा था कि ABCD कभी कभी सीरियल से नहीं होते। यहाँ किया किया थर्ड यहाँ दे दिया और सेकंड यहाँ दे दिया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन लोकतंत्र हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया है, जो कि दूसरे नंबर पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा लोकतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? लोकतंत्र पर निश्चित अंतराल के बाद चुनाव क्यों होते हैं? आप जानते हैं अभी आप लोगों के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसदों के चुनाव चल रहे हैं, ये 5 साल बाद होते हैं। सेम ऐसे ही अलग अलग राज्यों में हर 5 साल बाद आपके चुनाव कराए जाते हैं। सरकार को बदलने के लिए आप अपने मनपसंद व्यक्ति को सत्ता में, सर्वोच्च सत्ता पर बिठा सकें, इसके लिए आपके चुनाव कराए जाते हैं। सत्ता अगर आप कोई सत्ता पसंद नहीं आ रही, कोई सरकार अगर आपको पसंद नहीं आ रही, उसको बदलने के लिए आपके चुनाव कराए जाते हैं, है ना। तो देखिए, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, जी हाँ राइट ऑप्शन है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, राइट ऑप्शन है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया एक नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ABC हमारे राइट है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, डी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हुई। जब डी हमारा रॉन्ग है तो देखिए एलिमिनेट करना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। हमने डी को पहले ही रॉन्ग मान लिया, तो जहां जहां डी है उन सभी को हमने काट दिया, तो सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा गिवन है। 34 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ हमारा गिवन है कि आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग विचार मन सॉरी 34 प्रदर्शन इसका सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। प्रदर्शन सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 याद रखिएगा कि विशेषता नहीं है। तो यह विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ सहशैक्षिक यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज पर भी आकलन करता है, इनका भी, जी हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसका याद रखिएगा, सतत और जो विकास मूल्यांकन है CC कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, ये व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर क्या करता है? केंद्रित है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन केंद्रित है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो रॉन्ग ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन जो बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी क्या वजह है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, जी नहीं, भारत में न्यायालयिक लोकपालिका की सर्वोच्चता, जी नहीं, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन हमें गिवन है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों के दुखों का कारण बनती है, जी हाँ, कई
किसान ऐसे होते हैं जो कर्ज नहीं चुका पाते और वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ए और आर दोनों ही सही हैं। और जो रीजन दे रखा है ऑप्शन ए के लिए, जी हाँ, ये अभिकथन के लिए जो कारण दे रखा है ये भी सही है। तो देखिए दोनों गलत है, गलत हो गया, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन हमें गिवन है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। अस्थायी श्रमिकों को क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। अस्थायी रखे जाने का मतलब है कभी भी उनको वो रख सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को भी निकाल सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। जी हाँ, कोई स्थायी हो जाएगा, परमानेंट किसी को कर देंगे तो उसको कई प्रकार के भत्ते वगैरह देने पड़ेंगे। वहीं हम बात करते हैं इसके अगले ऑप्शन की कि अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। और स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अस्थायी या स्थायी परिश्रमी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यहाँ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे यहाँ पर गिवन है कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। जी करेक्ट ऑप्शन, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह भी यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, यह भी यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। आर्थिक अवसरों की गारंटी तो प्रदान यहां नहीं की जाती, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो डी जहां होगा वो रॉन्ग होगा। डी देखिए यहां रॉन्ग है, यहां रॉन्ग है और यहां रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर फिर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 फिर से हमारा राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 40 हमें गिवन है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे कौन कौन से हैं। वे हैं समानता का अधिकार, जी हाँ ऐसा है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये नहीं आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं आएगा। तो ए और बी राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और याद रखिएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये आ जाते हैं। अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत, 29 व 30 के अंतर्गत ये हमारे आ जाते हैं। ये शैक्षिक अधिकारों की क्या देता है, गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 और 30 आपके अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमें गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है कि केवल केवल वाला जहां आ जाए वो नेगेटिव ऑप्शन होता है, यहाँ पॉजिटिव पूछा गया, रॉन्ग हो गया। विभिन्न समुदाय क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन, ये राइट हो सकता है। केवल समाज के प्रभुत्व पर विचारों को सिखाना, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। आसपास के उदाहरणों से बचना, जी नहीं, बचना नहीं चाहिए, आसपास के उदाहरण देने चाहिए बच्चे को, उसके जुड़े हुए परिवेश से ही एग्जाम्पल देने चाहिए, बच्चा जल्दी सीखेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के क्वेश्चन नंबर के, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें कि सामाजिक विज्ञान किस लिए पढ़ाई जाती है। सिर्फ महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। तो इसका जो आपको आंसर देना है, ये कमेंट में इसका आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन 43 की तरफ चलते हैं। 43 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गिवन है।
43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 आगे वन है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए राइट है और बी भी राइट है, इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 में अगर दे रखा है, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाएं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो देखिए, बालवाड़ियों का प्रावधान, जी हाँ। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, जी हाँ। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, सही नहीं होगा। नहीं, ये भी सही है आपका, ये नहीं होगा। संसद में महिलाओं का आरक्षण ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। और रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा, ये भी हमारा यहाँ पर सही है। तो यानी कि हमारा ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो ए सी डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी, ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 है हमारा, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, क्या सबसे उपयुक्त है, ये यहां पर हमसे पूछा गया है। तो देखिए, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित होता है, ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। याद रखिएगा, रटना, याद करना, परिभाषा याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी हमारे नेगेटिव ऑप्शन यहां पर हो जाएंगे। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक में कुछ विषयों को छोड़ देता है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है हमारे, सही ऑप्शन जो हो जाएंगे ए और बी, सही ऑप्शन ए और बी क्वेश्चन नंबर 45 के लिए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा कराना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कर्तनों को इकट्ठा कराना और उनकी विवरण की तुलना करने के लिए कहना, यह भी राइट ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन सी, छात्रों से व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये रॉन्ग है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपको व्हाट्सएप पर न्यूज दी जा रही है, सोशल मीडिया पर दी जा रही है, वो खबर आपकी सही ही हो, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए और बी सही है, सी रॉन्ग है। तो देखिए, जहां जहां सी है उसे काट दीजिए, सी कट गया, सी कट गया, सी कट गया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है, वही राइट आंसर है। इसलिए ये ऑप्शंस एलिमिनेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 47 हमारा गिवन है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, रॉन्ग ऑप्शन। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों का पालन को, सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, सही है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये यहां से यहां तक है, तो आपको ऑप्शन चुनना है। ए रॉन्ग है, बीसीडी सही है। तो बीसीडी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बीसीडी, बी सही था, सी सही था, डी सही था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? कैसा पूछा गया है? असंगत चित्रण पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है, जी हाँ करता है, लेकिन असंगत पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका संचालन शिक्षण के दौरान किया जाता है,
नेक्स्ट, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों के द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, बच्चों की तुलना करने में नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन 48 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे यहाँ पर गिवन है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में चित्रकार यानी फील्ड वर्क की बात की गई है। फील्ड वर्क के क्या लाभ होते हैं? तो फील्ड वर्क के लाभ ये हैं कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा, एक दूसरे जब उससे जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चों को प्राप्त होगा, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान आप जानते हैं 6 to 10 के लिए आ जाती है, 6 to 10 के लिए आ जाती है। तो उच्च माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हम लोग इसको कह सकते हैं, या 6 to 8 मान लीजिए तो भी ये क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आपकी ये आ जाएगी। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ गिवन है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किस किस से मिलके हमारा परिवार, सौर परिवार बना है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड से मिलकर हमारा सौर परिवार, सौर मंडल, सोलर सिस्टम बना है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्षुद्रग्रह के बारे में पूछ लिया जाता है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कहां पर? मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किस किस के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 52 की तरफ चलते हैं कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक का प्रतिरूपण क्या है? रग्बी गेंद है, उपग्रहों से प्राप्त चित्र है, मानचित्र है, जी नहीं, ग्लोब है, जी हाँ ग्लोब है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने 52 क्वेश्चन शामिल किए थे। आई होप ये 52 के 52 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही आपका पेपर आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी एसएसटी पॉलिटी और हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की वीडियो, एसएसटी का पीडीएफ मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। हर एक वीडियो से क्वेश्चन आपको, वीडियो को जब आप एक बार देखेंगे और प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन बहुत हद तक उन्हीं वीडियो से आपको देखने के लिए मिल गए थे। तो उन वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एसएसटी का पीडीएफ लेने के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ और वीडियो के पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सीटेट पास करना है, उसके बाद मास्टर मास्टर बनना है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करके मास्टर मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।